Hello everyone, my name is Ritesh Singla. I welcome all of you to the 21st lecture of our core course Real Analysis. The topic of today's lecture is Cauchy sequences. In the past lecture, we have deal about with Cauchy's limit theorem. मैंने वहां भी ये चीज बताई थी कि जो Cauchy लिमिट थ्योरम है और Cauchy सीक्वेंसेस है ये दोनों के दोनों बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट है बट ठीक है कि नाम दोनों का कोशी से स्टार्ट हो रहा है तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पिछली क्लास में तो हमने कोशी लिमिट थ्योरम पढ़ी है तो यहाँ पे क्या अलग है। दोनों की दोनों बिल्कुल ही अलग अलग चीजें हैं। कुछ नई टर्म के बारे में आज हम सीखेंगे। सीक्वेंसेस के लिए ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद सीक्वेंस में सीखने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचा है। जो अभी तक हमने सीखा है सीक्वेंसेस को उसी को हमें मोर और लेस अप्लाई करना है। अगर आज तक के 21 लेक्चर्स, जो आज का लेक्चर भी अगर मैं काउंट करता हूँ तो अभी तक जो हमने 21 लेक्चर की बात की है, अगर आपको वो सभी के सभी लेक्चर समझ में आ चुके हैं, अच्छे से नहीं आए हैं आप एक दो बार वापस पढ़िए। अगर कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं। बट अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आप रियल एनालिसिस पूरी की पूरी समझ चुके हो, क्योंकि अब जो भी आप पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी या फिर लिमिट, सबसे पहले हम लिमिट ऑफ ए फंक्शन की बात करेंगे, फिर कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन की, फिर डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन की, इंटीग्रेबिलिटी ऑफ ए फंक्शन की। तो हर चीज में घुमा फिरा के यही कॉन्सेप्ट आना है, लिमिट का कॉन्सेप्ट आना है कि लिमिट क्या होती है, लिमिट कैसे निकालते हैं। उसमें कोई कोशी बन जाएगा, कोई मोनोटोनिक बन जाएगा, इस टाइप से आपकी चीजें चेंज होती जाएगी। बट सारा का सारा जो सार है वो यहीं पे ही है, यहीं से ही आपको कुछ ना कुछ आप रिजल्ट उठाएंगे और प्रूव करते चले जाएंगे। ठीक है, तो एज हमारे कस्टम के हिसाब से चलते हैं। नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अभी तक हमने जो पढ़ा है उसका एक ब्रीफ रिकॉल कर लेते हैं। तो अभी तक हम सीक्वेंसेस में क्या क्या देख चुके हैं। सीक्वेंसेस के बारे में बात की है हमने, इसकी डेफिनेशन, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, यूनिकनेस ऑफ लिमिट, उसके बाद हमने कुछ स्पेशल सीक्वेंस देखी थी। सम स्पेशल सीक्वेंसेस, ठीक है, जैसे b की पावर n, c की पावर 1/n, n की पावर 1/n, यहाँ पे 0 लेस देन b लेस देन 1 था, यहाँ पे c स्ट्रिक्टली पॉजिटिव था। इन सब की देखी थी। कुछ लिमिट थ्योरम देखी थी हमने, जैसे एक की अगर हम बात करें तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है, कन्वर्जेंट इंप्लाइज बाउंडेड। फिर आपने एक मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम देखी थी जो कहती है मोनोटोन प्लस बाउंडेड इंप्लाइज कन्वर्जेंट। फिर हमने एक मोनोटोनिक सबसीक्वेंस थ्योरम देखी थी, सबसीक्वेंस सॉरी सीक्वेंस की एक मोनोटोन सबसीक्वेंस होती है। उसके बाद हमने एक बोल्जनो-वीरस्ट्रैस थ्योरम देखी थी, बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में थी, जो बाउंडेड सीक्वेंस की कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस होती है, कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। लास्ट लेक्चर में हमने कोशीस की थ्योरम देखी थी, कोशीस थ्योरम ऑन लिमिट। इसके अपने अपने पार्ट्स थे, जैसे एक था अगर ए एन एल पे कन्वर्ट कर रहा है तो a1 प्लस a2 एंड सो ऑन, जो ए एन होगा अपॉन एन, ये भी एल पे कन्वर्ट करेगा। a1 a2 एंड सो ऑन ए एन की पावर 1 अपॉन एन, जो ज्योमेट्रिक मीन होगा, ये भी एल पे कन्वर्ट करेगा। और ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन की जो लिमिट है, एन प्लस 1 अपॉन ए एन इज इक्वल टू लिमिट ए एन पावर 1 अपॉन एन। ये सारे रिजल्ट हम
अभी तक बात कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, इतना ही है सीक्वेंसेस अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो। ठीक है, लास्ट टॉपिक की बात करते हैं आज हम, क्या है वो, कोशी सीक्वेंसेस। आज का टॉपिक है हमारा कोशी सीक्वेंसेस। कोशी सीक्वेंस क्या होता है मेरा, आपने अभी तक क्या पता है, एक सीक्वेंस है एक्स एन, एक सीक्वेंस है बस। उस सीक्वेंस के अंदर कुछ प्रॉपर्टी डाल दो तो आपकी कोशी सीक्वेंस बन गई। अब वो खास प्रॉपर्टी क्या है, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। ए सीक्वेंस xn is said to be Cauchy if for every epsilon positive there exists some n epsilon belongs to n such that mod of xn minus xm is less than epsilon for all n comma m greater than n epsilon। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जो लिमिट की डेफिनेशन थी, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, उससे मिलता जुलता है। अगर लग रहा है तो लगना भी चाहिए, क्योंकि अभी हम प्रूव करेंगे कि एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वो कोशी है, एक कोशी सीक्वेंस है तो वो कन्वर्जेंट है। ठीक है, ये भी हम प्रूव करेंगे, बट डेफिनेशन है ये, डेफिनेशन पे ज्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं है कि यही डेफिनेशन क्यों है, जिसने बनाई थी उसने यही बनाई है। ठीक है, क्या कह रहा है वो कि एक सीक्वेंस को आप कोशी सीक्वेंस कब कहेंगे, जब किसी पर्टिकुलर टर्म के बाद भी, बहुत सारे टर्म को अगर मैं इग्नोर भी कर देता हूं, उसके बाद कोई भी दो नंबर उठाऊं, कोई भी दो टर्म उठाऊं सीक्वेंसेस की, जैसे अगर मैं कहूं यहाँ पे x1 है, ये x2 है, ये x3 है एंड सो ऑन, यहाँ पे कहीं xn एप्सिलॉन था, और यहाँ पे कहीं पे xn है, और यहाँ कहीं xm है, बीच में भी कुछ टर्म है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि यहां तक का मुझे नहीं पता ना, मुझे मतलब, क्योंकि ये हम पहले देख चुके हैं कि अगर कुछ फाइनेटली मैनी टर्म्स को छोड़ भी दिया जाए सीक्वेंस के अगर कुछ फाइनेटली मैनी टर्म्स को अगर हम इग्नोर भी कर देते हैं और बाकी टर्म्स के बारे में बात करते हैं, समझते हैं, तो वो भी मोर देन इनफ है। ठीक है, तो इसीलिए वो कह रहा है कि अगर स्टार्टिंग की कुछ टर्म को छोड़ दूं, लेकिन उसके बाद कोई भी दो टर्म कहीं भी हो सकती है, वो एक्सन और एक्सएम, ये कितना भी दूर हो सकता है, मतलब मान लीजिए अगर एन एप्सिलॉन 1000 है सपोज कीजिए, तो और एक्सन को मैं ले रहा हूं 10,000 और एक्सएम को ले रहा हूं मैं 1 लाख, एक्स 1 लाख, एक्स 1 लाख ले लीजिए, एक्स 10 लाख ले लीजिए, इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा एप्सिलॉन से छोटा ही रहे, मतलब बहुत ज्यादा छोटा हो जाए, यानी कि कुछ टर्म के बाद, कुछ फाइनाइट टर्म्स के बाद सीक्वेंसेस की जो टर्म है वो बहुत ज्यादा पास में आती जाए। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो सीक्वेंस मेरी कोशी होगी। अब अगर आप इसको जब विजुलाइज कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी दो टर्म्स का जो गैप है वो बहुत ज्यादा कम है, तो बेसिकली सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि उससे कहीं आगे पीछे तो जा ही नहीं रही है। तो यही आपकी कन्वर्जेंस की डेफिनेशन को भी जन्म देती है, जो भी हम प्रूव करेंगे कि कोई सीक्वेंस अगर कोशी है तो वो कन्वर्जेंट है। ठीक है, या फिर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो कोशी है, वो अभी थ्योरम्स में आ जाएगा। सिंपल सिंपल प्रूफ है, बट स्टेटमेंट समझ में आई आपको। स्टेटमेंट क्या कह रही है, कोई भी सीक्वेंस कोशी सीक्वेंस कब होगी, जब कुछ फाइनेटली टर्म, कुछ फाइनाइट मैनी टर्म्स को छोड़ दूं अगर मैं, तो बाकी जो टर्म्स बच गई है वो, उनमें किन्हीं भी दो टर्म का जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाए। ठीक है, अगर ऐसा हो पा रहा है तो हम कहते हैं सीक्वेंस मेरी कोशी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक, एग्जाम्पल एक्सन को आप ले लीजिए 1/n, आप जानते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, ये एक आपने एग्जांपल ले लिया। आप जानते हैं फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एक्सिस्ट एन एप्सिलॉन सच दैट mod 1/n is less than epsilon upon 2 for all n greater than equal to n epsilon। ठीक है, ये हम कह सकते हैं क्योंकि 1/n 0 पे कन्वर्ट कर रहा था, तो ये हमने देखा था आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, आप कह सकते हैं इसको बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, इस चीज को आप लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि कभी भी जब एन एप्सिलॉन को अगर मैं क्रॉस करूंगा
तो 1/n हमेशा ε/2 से छोटा ही है। अब यहाँ पे देख लीजिए मोड ऑफ xn माइनस xn वो हो जाएगा 1/m माइनस 1/n। दो नंबर का सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव नंबर का, दोनों इंडिविजुअल नंबर के एडिशन से तो छोटा ही होगा। 1/m प्लस 1/n, दोनों टर्म इंडिविजुअली ε/2 से छोटी है। एप्सिलॉन आ गया। कब होगा ये चीज? जब m और n एप्सिलॉन से बड़ा होगा। इसका क्या मतलब हुआ? मोड ऑफ xm माइनस xn एप्सिलॉन से छोटा हो गया जब m n एप्सिलॉन से बड़ा था। इसका क्या मतलब हुआ? xm आपका कोशी हो गया। मतलब बिल्कुल सिंपल स्टेप। जो हमें प्रूव करना है वो डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या कहती है? सीक्वेंस को कोशी प्रूव करना है तो क्या लो, एक एप्सिलॉन मानो और उसके लिए एक n एप्सिलॉन फाइंड कर लो सच दैट xm माइनस xn है वो एप्सिलॉन से छोटा हो जाए। मैंने एक एप्सिलॉन लेट करके चला, xm माइनस xn देखा मैंने, वो था मेरा 1/m माइनस 1/n। वो चीज 1/m प्लस 1/n से छोटी होगी। अब अगर ये दोनों टर्म इंडिविजुअली ε/2 से छोटी है तो दोनों का सम एप्सिलॉन से छोटा हो जाता। अब इसकी एग्जिस्टेंस मुझे आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी से मिल रही थी। बस हो गया प्रूफ, ये कोशी है। आया समझ में? ठीक है, कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन क्लियर है। इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो आप कोशी बहुत ही प्यार से आराम से प्रूव कर सकते हो। और इसका जो कन्वर्स है, ये सीक्वेंस अगर कोशी है तो वो कन्वर्जेंट होगी, वो भी आप बेहद आराम से प्रूव कर सकते हो। अभी हम उसका प्रूफ देख लेते हैं। बट आपको ये दिख गया कि xn 1/n था, वो कोशी हम कैसे प्रूव करेंगे। इसका भी एक यूज होगा। हम कोई भी चीज पढ़ रहे हैं उसके पीछे एक कारण है। इसका यूज कहाँ है वो हम आने वाले कुछ एग्जाम्पल में अभी देखेंगे। ठीक है, लेकिन पहले कुछ रिजल्ट्स प्रूव कर लेते हैं। थ्योरम, convergent sequence are Cauchy. Convergent sequences are Cauchy. पिछले वाला एग्जांपल का प्रूफ समझ में आ गया तो आप एक सेकंड में इसका प्रूफ खुद लिख सकते हैं। आपको जरूरत ही नहीं है प्रूफ मेरा पढ़ने की। आपको कुछ नहीं करना, हमें पता है एक्शन है वो एक्स पे कन्वर्ट कर रहा है। इसका मतलब फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एन एन एप्सिलॉन बिलोंग्स टू एन सच दैट मोड ऑफ एक्सन माइनस एक्स किससे छोटा होगा? एप्सिलॉन अपॉन 2 से। कब? जब n n एप्सिलॉन से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब मोड ऑफ एक्सएम माइनस एक्सएन अगर मुझे लिखना हो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? मोड ऑफ एक्सएम माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्सएन, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग एक्स। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सएम माइनस एक्स, इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया और एक्स माइनस एक्सएन को दूसरी ब्रैकेट में लिख लिया। यहाँ पे आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा दीजिए, मोड ऑफ एक्सएम माइनस एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस एक्सएन, या फिर इसको मैं यूं लिखूं एक्सएम माइनस एक्स प्लस एक्सएन माइनस एक्स। क्या लगाया यहाँ पे मैंने? बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, ये चीज किससे छोटी होगी? अब आप पहले ही देख चुके हैं कि एक्सएन माइनस एक्स एप्सिलॉन अपॉन 2 से छोटा है जब एन आपका एन एप्सिलॉन से बड़ा है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? इट इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 प्लस एप्सिलॉन अपॉन 2 वेन एवर एम कोमा एन। अगर एम और एन दोनों एन एप्सिलॉन से बड़े हैं तो एक्सएम माइनस एक्स और एक्सएन माइनस एक्स दोनों एप्सिलॉन अपॉन 2 से छोटे हो जाएंगे। ये आपका एप्सिलॉन आ गया। इससे आपको क्या पता चला कि मोड ऑफ एक्सएम माइनस एक्सएन है वो एप्सिलॉन से छोटा है। कब? whenever m कोमा n n एप्सिलॉन से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? xm is
कोशी। आया प्रूफ समझ में? मतलब बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें हैं। अगर आपको ये चीजें सिंपल लगने लग गई हैं तो आपको खुद पे डाउट करने की जरूरत नहीं है। खुद कभी कभी क्या होता है ना कि आपने किसी सब्जेक्ट की बहुत हवा सुन रखी होती है कि रियल एनालिसिस बहुत मुश्किल है, रियल एनालिसिस बहुत मुश्किल है, और जब आपको कोई चीज पहली बार में या दूसरी बार में समझ में आ जाती है तो आप एक बार डाउट करने लग जाते हो कि क्या आप सही समझे भी हो या नहीं। बट रियल एनालिसिस सही मायने में बहुत ज्यादा आसान है। आपको बस एक छोटी सी फील आनी चाहिए कि ठीक है कि चीजें को हम मैनिपुलेट कैसे कर रहे हैं। कुछ नहीं है, पूरी रियल एनालिसिस एप्सिलॉन के ऊपर, ट्रायंगल इनइक्वालिटी के ऊपर, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के ऊपर और आपका डिस्टेंस के ऊपर खेल रही है। ये जब हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी और आर्किमिडियन प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तब मैंने आपको कहा था आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि सब कुछ घुमा फिरा के ट्रायंगल इनइक्वालिटी, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, यही दो चीजों का खेल है। ठीक है, प्रूफ समझ में आया इसका कि एक्सएम कोशी कैसे हमने किया? हमने क्या कहा, एक्सएन कन्वर्जेंट था। रिकॉल कर लेते हैं प्रूफ। एक्सएन कन्वर्जेंट हमने एज्यूम करके चले, कन्वर्जेंट है तो डेफिनेशन लगा दी कि अगर एप्सिलॉन कोई गिवन है तो कोई ना कोई एक नेचुरल नंबर एन एप्सिलॉन मिलेगा सच दैट जो एक्सएन और एक्स के बीच का जो गैप है वो एप्सिलॉन अपॉन 2 से छोटा हो जाए। ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन एप्सिलॉन। आप ये चीज अभी तक जान चुके होंगे कि यहाँ पे एप्सिलॉन अपॉन 2 लिख रहा हूं या 2 एप्सिलॉन लिख रहा हूं या एप्सिलॉन लिख रहा हूं, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है एज सुन एज यू आर टेकिंग एप्सिलॉन टू बी एनी पॉजिटिव नंबर, क्योंकि ये हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए आप कोई ना कोई डिजिट आपको मिल रही है, कोई ना कोई नेचुरल नंबर मिल रहा है। तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि डेफिनेशन में तो जब हम यहाँ पे एप्सिलॉन लिखते हैं तो यहाँ पे एप्सिलॉन ही लिखते हैं, ऐसा कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक्स एन माइनस एक्स का जो गैप था वो एप्सिलॉन अपॉन 2 से छोटा हो गया। कब कब? जब जब एन मेरा एन एप्सिलॉन को क्रॉस करेगा। ठीक है, अब मुझे क्या प्रूव करना था, एक्सएम माइनस एक्सएन, एक्सएम और एक्सएन के बीच का जो डिस्टेंस था वो मुझे फाइंड आउट करना था। वो हमने कैसे किया, डेफिनेशन एक्सएम माइनस एक्सएन लिख दिया। अब एक्सएम और एक्सएन को तो मैं नहीं जानता, लेकिन इसका एक फिक्स नंबर एक्स से थोड़ा बहुत जानता हूं पिछले वाली टर्म से। एक्सएम कैसा दिखता है, एक्सएन कैसा दिखता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर मैं इसके साथ एक्स सब्ट्रैक्ट हो रहा होता तो थोड़ा बहुत जानता हूं। तो इसलिए मैंने मैनिपुलेशन कर दिया, प्लस माइनस एक्स डाल दिया। प्लस माइनस एक्स डालती ये टर्म बन गई। इसमें एक्सएम माइनस एक्स को एक में रख लिया और एक्स माइनस एक्सएन को दूसरे में रख लिया, दो ब्रैकेट में। अब यहाँ पे आपने ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा दी, एक्स माइनस एक्स एक हो गया, एक्स माइनस एक्स दूसरा हो गया। मोड ए और मोड माइनस ए सेम होता है तो इसको मैंने एक्स एन माइनस एक्स लिख दिया। ठीक है, अब पहली टर्म है, अगर ये देखूंगा अगर मेरा m n एप्सिलॉन से बड़ा हो जाए, इफ m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n एप्सिलॉन, तो ये जो चीज है ये एप्सिलॉन अपॉन 2 से छोटी हो जाती, ये वाली चीज भी एप्सिलॉन अपॉन 2 से छोटी हो जाती। वही चीज हमने नेक्स्ट स्टेप में लिखी है। अगर आप देखेंगे कि ये टर्म है, ये हमारी किससे छोटी होगी, ये टर्म आपकी एप्सिलॉन अपॉन 2 प्लस एप्सिलॉन अपॉन 2 से छोटी होगी। कब कब? जब जब m और n n एप्सिलॉन से बड़े हैं। इसका मतलब क्या हो गया, टोटल टर्म आपकी एप्सिलॉन से छोटी हो गई, यानी कि मोड ऑफ एक्सएम माइनस एक्सएन आपका एप्सिलॉन से छोटा आ गया। यही आपकी डेफिनेशन थी कोशी प्रूव करने की। ठीक है, अभी आपने क्या प्रूव किया कि कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस आपकी वो कोशी है। ठीक है, अब हम दूसरी तरफ जाएंगे कि कोशी है तो कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो उसको भी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। नेक्स्ट थ्योरम मेरी क्या कहती है, कोशी इंप्लाइज बाउंडेड। अगर कोई भी सीक्वेंस कोशी है तो वो बाउंडेड भी है। अब देखिए इसका प्रूफ बताने का कोई मन नहीं है मेरा, सच बताऊं, क्योंकि जब हमने कन्वर्जेंट इंप्लाइज बाउंडेड देखा था वो डिक्टो लाइन बाय लाइन वही प्रूफ चलेगा आपका। ठीक है, एक्शन को क्या मान लिया हमने, कोशी फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन belongs to n such that mod of xm minus xn will be less than epsilon for all
n ग्रेटर देन इक्वल टू n एप्सिलॉन। इसका क्या मतलब हुआ, मोड ऑफ एक्सन को अगर मैं देखूं तो उसको मैं लिख सकता हूं मोड ऑफ एक्सन माइनस एक्स ऑफ एन एप्सिलॉन प्लस एक्स ऑफ एन एप्सिलॉन। यहाँ पे आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा दीजिए, मोड ऑफ एक्सन माइनस एक्स ऑफ एन एप्सिलॉन प्लस मोड ऑफ एक्स एन एप्सिलॉन। ये टर्म किससे छोटी है मेरी, एप्सिलॉन से। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n एप्सिलॉन। ये मैंने क्या किया है इसके अंदर, जो मेरी पहली टर्म थी xm माइनस xn की जगह, उसमें m क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू n एप्सिलॉन लेना था। मैंने इन पर्टिकुलर n एप्सिलॉन ही ले लिया, और दूसरा n वो कितना भी बड़ा हो जाए। तो xn क्या हुआ मेरा, xn माइनस x ऑफ n एप्सिलॉन प्लस x ऑफ n एप्सिलॉन। यहाँ पे आपने ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा दी, पहली टर्म रख ली मैंने xn माइनस x ऑफ n एप्सिलॉन, दूसरी टर्म को मोड xn एप्सिलॉन। ये आपकी पहली टर्म है वो आपकी एप्सिलॉन से छोटी है, दूसरी टर्म को एज इट इज रख दिया। तो यानी कि जो xn है वो x ऑफ n एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन से छोटा हो गया, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n एप्सिलॉन। ठीक है, यानी कि n एप्सिलॉन के बाद ये जो टर्म है xn वो हमेशा इससे छोटी हो जाएगी। ठीक है, मोड xn मेरा किससे छोटा हो जाएगा, मोड ऑफ x ऑफ n एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन से मेरा छोटा हो जाएगा। कब कब, जब जब n मेरा n एप्सिलॉन से बड़ा है। तो यानी कि अगर मेरे को मोड x1 मोड x2 मोड x ऑफ n एप्सिलॉन ये सब टर्म पता हो, और इसके बाद वाले टर्म तो क्या है मेरी, ये सब के सब ऐसे ही है, इनका मैक्सिमम देखना है मुझे। फाइनाइट टर्म्स, फाइनाइटली मैनी टर्म्स का सुप्रीमम मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है। अगर मैं आपको कोई भी रैंडम 1000 नंबर दे दूं तो उनमें सबसे बड़ा नंबर आप जान पाएंगे, क्योंकि नंबर दे रहा हूं मैं। x1 एक नंबर है, x1 इंफिनिटी नहीं है, x1 कुछ रियल नंबर है, x2 भी कुछ रियल नंबर है, एंड सो ऑन x ऑफ n एप्सिलॉन भी एक रियल नंबर है। ठीक है, तो ये सब रियल नंबर थे। फाइनाइटली मैंने रियल नंबर में सबसे बड़ा बताना है, एक्सियम लगा दो। जो हमारा फाइनाइट एक्सियम होता है, सबसे पहली चीज जो आपको मैथमेटिक्स में सिखाई जाती है वो यही है कि अगर आपके पास कोई फाइनाइट कलेक्शन है तो उसका सबसे बड़ा नंबर एग्जिस्ट करता है और सबसे छोटा नंबर भी एग्जिस्ट करता है किसी भी फाइनाइट कलेक्शन का। एवरी फाइनाइट कलेक्शन हैज अ लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट। ठीक है, तो इनमें सबसे बड़ा एलिमेंट आप ढूंढ लीजिए, वही आपका बाउंड हो गया। इसको मान लीजिए r, तो मैं क्या कह सकता हूं, जो मोड ऑफ xm होगा या फिर xn ही लिख दूं, वो हमेशा r से छोटा होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अगर वो x1 x2 अप टू x ऑफ n एप्सिलॉन में है तो वो r से वैसे छोटा, क्योंकि r क्या है, इन सबका मैक्सिमम है। अगर x1 x2 x3 अप टू x ऑफ n एप्सिलॉन देखूंगा, वो चीज इंडिविजुअली r से छोटी ही है। और अगर x ऑफ n एप्सिलॉन प्लस 1 पे देखूंगा, वहां पे मैं ये वाला रिजल्ट लगा दूंगा कि x ऑफ n एप्सिलॉन मेरा किससे छोटा है, एप्सिलॉन प्लस मोड ऑफ x ऑफ n एप्सिलॉन, या ये भी r से छोटा है। तो इवेंचुअली हर टर्म मेरी किससे छोटी हो गई, r से मेरी छोटी हो गई। अगर हर टर्म सीक्वेंस की किसी एक फाइनाइट टर्म से छोटी है तो सीक्वेंस मेरी क्या हो जाती है, बाउंडेड हो जाती है। ठीक है, समझ में आया। देख रहे, रियल एनालिसिस बहुत ही प्यारी और सिंपल चीज है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि भाई एक बार में समझ में ना आए। केवल डेफिनेशन, कोशी है तो दो टर्म का, किसी फाइनाइट टर्म, फाइनाइटली मेनी टर्म्स के बाद दो टर्म का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। उस चीज के अंदर हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा दी। ठीक है, अब फाइनाइटली मेनी टर्म्स का मैक्सिमम देख लिया, और ये जो नई टर्म आई है इसका देख लिया। इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है उसको हमने r रख दिया, हो गया हमारा प्रूफ, बाउंडेड। ठीक है, तो अभी तक हम दो चीजें देख चुके कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो कोशी कैसे होएगी, बहुत ही सिंपल प्रूफ था। दूसरी हमने देखी कि अगर कोशी है तो बाउंडेड होएगी। ध्यान रखिए, अभी तक ये प्रूफ किया कोशी है तो बाउंडेड होएगी। अभी जो हमारा तीसरा रिजल्ट है, जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आज का, कोशी है तो कन्वर्जेंट होएगी, ये प्रूफ करना है, ये और रह गया बस।
जैसे ये प्रूव हुआ आपका काम खत्म, कोशी है कन्वर्जेंट। यही था हमारा आज का इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, चलिए इसका प्रूफ और देख लेते हैं फटाफट। एक्शन को क्या मान लिया, लेट एक्शन बी कोशी। यहां से हमें क्या पता चला, एक्शन क्या होगा, बाउंडेड। एक्शन बाउंडेड है तो बोल्जनो-वीरस्ट्रैस थ्योरम क्या कहती है, एक्शन हैज अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। एक्शन की कोई ना कोई कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस आएगी। ठीक है, उसको लिख लिया मैंने एक्शन की, जो मैं कह रहा हूं किसी एक्स पे कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, तो अभी हमारे पास तीन चीजें हैं, इनिशियल सीक्वेंस कोशी है, उसकी एक बाउंडेड इनिशियल सीक्वेंस कोशी है तो वो बाउंडेड तो हो ही गई, और उस सीक्वेंस की एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस भी है, कोशी सीक्वेंस और कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। प्रूफ क्या होगा, आपको एक चीज याद है कि देखो प्रूफ मुझे क्या करना है कि कन्वर्जेंट है। एक चीज मैंने आपको प्रूफ करवाई थी जब सब सीक्वेंस पढ़ाया था कि अगर एक्स एन एक्स पे कन्वर्ट कर रहा है तो उसकी कोई भी सब सीक्वेंस ले लीजिए वो एक्स पे ही कन्वर्ट करेगी। कन्वर्ट्स मैंने कहा था ट्रू नहीं होता है, लेकिन अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो सब सीक्वेंस भी वहीं पे ही कन्वर्ट करेगी। अब यहाँ पे मुझे प्रूफ क्या करना है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो मान लीजिए अगर कन्वर्जेंट मुझे मान लीजिए कहीं एल पे प्रूव करना था, तो जो इसकी सब सीक्वेंस होती वो भी एल पे ही कन्वर्ट करनी चाहिए, बट एक सब सीक्वेंस एक्स पे कन्वर्ट कर रही है, ये आपने फाइंड आउट कर लिया। भी एक सब सीक्वेंस तो है जो एक्स पे कन्वर्ट कर रही है, तो घुमा फिरा के जो मेन सीक्वेंस थी ना एक्सएन, ये भी कहां कन्वर्ट करनी चाहिए, एक्स पे ही कन्वर्ट करनी चाहिए। तो ये पहला आइडिया है आपका कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी तो कहां होगी, एक्स पे ही होगी। ठीक है, बस इसी चीज से इंट्यूशन लेके हम प्रूव करेंगे कि सीक्वेंस इंडीड एक्स पे ही कन्वर्जेंट है। क्लेम, xn is converging to x। देखिए एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूं, अभी हमने क्या कहा, सीक्वेंस हमारी कोशी थी, कोशी थी तो अभी हमने एक रिजल्ट प्रूव किया था कि कोशी सीक्वेंस बाउंडेड होती है। कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस की एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस होती है, ये हमें बोल्जनो-वीरस्ट्रैस थ्योरम बताती है। प्रीवियस आई थिंक 18th और 19th लेक्चर में हमने ये चीज डिस्कस की थी कि बोल्जनो-वीरस्ट्रैस थ्योरम कि कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस की कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस होती है। तो सिंस एक्सन बाउंडेड है तो उसकी कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस होगी कुछ एक्सन के जो एक्स पे कन्वर्ट कर रही होगी, किसी एक्स पे कन्वर्ट कर रही होगी। अब मैं क्या कह रहा हूं, क्लेम क्या है कि जो इनिशियल सीक्वेंस थी वो भी इस एक्स पे ही कन्वर्ट कर रही है। क्योंकि देखिए जब भी मैं कहूंगी कि सीक्वेंस कन्वर्ट करिए तो मुझे कोई ना कोई तो लिमिट ढूंढनी पड़ेगी ना, भी कहां कन्वर्ट करिए, हवा में तो कन्वर्ट नहीं करवाऊंगा, मुझे कोई ना कोई नंबर तो चाहिएगा। अब वो नंबर रैंडमली मैं कहूं कोई ए बी सी डी एल, ऐसा देखने से बढ़िया तो यही है ना जो घर में बैठा है उसी को ढूंढ ले पहले, भी अगर एक्स एन एक्स पे कन्वर्ट कर जाए तो सबका भला हो जाए। भी हम क्या कहते हैं, कोई भी काम करवा रहे होते हैं तो हम क्या कहते हैं, भाई पहले घर में ही देख लो, घर में कोई चीज पड़ी है तो बाहर ना जाना पड़े। अब मुझे प्रूव करना था कि एक्शन कन्वर्जेंट है, तो अब उसकी नई लिमिट ढूंढूंगा, उससे बढ़िया उसकी एक सब सीक्वेंस की लिमिट मेरे पास पड़ी है कि एक सब सीक्वेंस है जो एक्स पे कन्वर्ट कर रही है, तो घर में एक लिमिट पड़ी है ना, प्रूव कर दो कि एक्स एन एक्स पे कन्वर्ट कर रहे हैं, बात ही खत्म। ठीक है, इसलिए हम क्लेम में लिखते हैं कि एक्शन इज कन्वर्जिंग टू एक्स। ठीक है, ये मेरा क्लेम है। बात आई समझ में। अब इस क्लेम का प्रूफ और देख लेते हैं। सिंस xn is Cauchy, hence for given epsilon greater than 0 there exists some n epsilon belongs to n such that mod of xn minus xn, or let me write xn minus xm is less than epsilon upon 2 for all m comma n greater than equal to n epsilon। डेफिनेशन है,
डेफिनेशन। ठीक है, एक्शन कोशी है तो ऐसे ही होगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ऑल्सो एक्शन के इज कन्वर्जिंग टू एक्स, hence there exists some n delta epsilon such that mod of xn k minus x is less than epsilon upon 2 for all k greater than equal to में n delta epsilon। ठीक है, भी इस n epsilon delta के बाद xn के x पे कन्वर्ट कर रहा है। xn के अगर x पे कन्वर्ट कर रहा है तो डेफिनेशन क्या कहती है कि ऊपर वाले एप्सिलॉन के लिए xn k माइनस x एप्सिलॉन अपॉन 2 से छोटा हो जाए। कब कब? जब k मेरा n एप्सिलॉन डेल्टा से बड़ा होगा। भाई सेम n एप्सिलॉन हो जरूरी तो नहीं है ना, कोई ना कोई अलग नंबर भी हो ही सकता है। ठीक है, अब ये चीज होगी कि xn माइनस xm एप्सिलॉन अपॉन 2 से छोटा है जब जब m को n n एप्सिलॉन से बड़ा है। xn के माइनस x एप्सिलॉन अपॉन 2 से छोटा है जब जब k n एप्सिलॉन डेल्टा से बड़ा है, या फिर इन पर्टिकुलर यहाँ पे मैं n के भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्टेन नंबर के बाद ये चीज होल्ड कर रही है। ठीक है, n के लिख देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा एज सच। ओके, अब यहां से देखिए, टेक m टू बी मैक्सिमम ऑफ n एप्सिलॉन कॉमा n डेल्टा एप्सिलॉन। अगेन मैं आपको याद दिला देता हूं, भी कोई रिजल्ट है, मान लीजिए ये n एप्सिलॉन है, यहाँ पे n एप्सिलॉन डेल्टा है। ठीक है, एक रिजल्ट है जो यहाँ पे टर्म जितनी भी है सबके लिए होल्ड कर रहा है। ठीक है, एक रिजल्ट है जो यहाँ पे जो भी टर्म है उन सबके लिए होल्ड कर रहा है। दूसरे पेन से करते हैं, यहाँ पे जो भी टर्म है उनके लिए होल्ड कर रहा है, तो कॉमन क्या हो जाएगा, जो भी दोनों में से मैक्सिमम है उसमें दोनों की दोनों चीजें इक्विवेलेंटली होल्ड कर रही है। मेरा कहने का मतलब है ये जो टर्म है, ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर ऑफ कोर्स ये भी, इसमें तो सारे की सारी पहली वाली कंडीशन भी ट्रू है और दूसरी वाली कंडीशन भी ट्रू है। ठीक है, इसलिए हम लेते हैं मैक्सिमम ऑफ n एप्सिलॉन कोमा n डेल्टा एप्सिलॉन। भी अगर m n एप्सिलॉन से भी बड़ा हो गया और n डेल्टा एप्सिलॉन से भी बड़ा हो गया तब क्या हो जाएगा, मोड ऑफ xn माइनस x। इसको क्या लिख देंगे आप, मोड ऑफ xn माइनस xn के प्लस x ऑफ n के माइनस x। ये लेसन इक्वल टू हो जाएगा मोड ऑफ xn माइनस x ऑफ n के प्लस x ऑफ n के माइनस x। ये टर्म किससे छोटी है, एप्सिलॉन अपॉन 2 से। ये टर्म किससे छोटी है, एप्सिलॉन अपॉन 2 से। कब कब, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू में m। अगर n ने m को क्रॉस कर दिया, ठीक है, n के तो आप जानते ही है m से बड़ा ही है। ठीक है, जैसे ही n ने m को क्रॉस किया तो ये जो टर्म है xn माइनस xn की, ये एप्सिलॉन अपॉन 2 से छोटी हो जाएगी। xn के माइनस x तो एप्सिलॉन अपॉन 2 से पहले ही छोटा है, टोटल क्या आ गया, एप्सिलॉन से छोटा। इसका मतलब मोड ऑफ xn माइनस x विल बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू दिस कैपिटल N। इसका मतलब हो गया xn मेरा x पे कन्वर्ट कर रहा है। यही आपकी थ्योरम थी। क्या था, कोशी था, कोशी से हमने प्रूव किया। कोशी सीक्वेंस है तो सीक्वेंस बाउंडेड होएगी, बाउंडेड होएगी तो उसकी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होएगी। स्टेप बाय स्टेप कोशी, यहां से बाउंडेड, यहां से कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, और वहां से हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ये स्टेप थे। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए ये वाली और ये वाली डेफिनेशन को कंपाइल किया। यहां से ये आई, कोशी की डेफिनेशन आई, यहां से सब सीक्वेंस की डेफिनेशन आई, दोनों ने मिलके सीक्वेंस को कन्वर्ट करवा दिया। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे एक चीज जो थोड़ी सी देखने वाली है वो है ये मैक्सिमम वाली। मैक्सिमम वाली सेफ साइड होने के लिए करते हैं, क्योंकि देखिए ये तो हर m और n के लिए ट्रू है जो n एप्सिलॉन से बड़े हैं। जैसे ही हमने n एप्सिलॉन को एक n एप्सिलॉन को क्रॉस किया
तो जो सीक्वेंस की कोई भी दो टर्म्स होगी वो हमेशा एप्सिलॉन अपॉन 2 से छोटी हो जाएगी। तो आप यहाँ पे बेसिकली जो एक्स एन के है वो हमें कौन सा लेना है, जो इस एन एप्सिलॉन डेल्टा से भी बड़ा हो जाए और एन एप्सिलॉन से भी बड़ा हो जाए। तो क्योंकि वही एक्शन के मेरी इन दोनों इनइक्वालिटी को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रहे होगा। तो टेक एन के ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अगर एन के मेरा एम से बड़ा हो गया तो वो इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई करेगा और 2 को भी सेटिस्फाई करेगा। यही मेरा रीजन था अगले वाली स्टेटमेंट को लिखने का कि एक्सन माइनस एक्स है, उसमें मैंने प्लस एक्सन के कर दिया, माइनस एक्सन के कर दिया, तो ये बाद में हमने यहां पे क्या लगा दिया, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अगेन दोनों चीज एप्सिलॉन अपॉन 2 से छोटी है, टोटल चीज एप्सिलॉन से छोटी हो गई, एक्सन माइनस एक्स आपका एप्सिलॉन से छोटा हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो अभी हमने क्या क्या प्रूव कर दिया कि पहले हमने कहा था कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो कोशी होगी, अब हमने प्रूव कर दिया कि सीक्वेंस कोशी है तो कन्वर्जेंट होगी। तो इसको एक थ्योरम के तौर पे लिख ही लेते हैं बस। A sequence xn is convergent of course contained in R। यहाँ पे R का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर आप टोपोलॉजी में पढ़ोगे तो ये चीज इन जनरल ट्रू नहीं होती। यहाँ पे कंप्लीटनेस ऑफ R का यूज होता है। इफ एंड ओनली इफ इट इज कोशी। ठीक है, ये हमने अभी प्रूव कर दिया। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक था इसका, सीक्वेंसेस चैप्टर का। एक इसमें एक रिमार्क की तरह लिख देता हूं मैं। रिमार्क है एक कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस का, कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस ये क्या कहती है कि एक्सन कोई सीक्वेंस है, तो जो एक्स ऑफ एन प्लस 1 माइनस एक्सन है वो आपका लेस देन इक्वल टू हो जाएगा सम कांस्टेंट टाइम एक्सन माइनस एक्स ऑफ एन माइनस 1, या फिर यहाँ पे एन प्लस 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं एन प्लस 1 और यहाँ पे एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ये कोई भी अगर आप नेचुरल नंबर ले रहे हो तो एन जो सेकंड टर्म सॉरी थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है उससे c टाइम्स छोटी होगी, एंड दिस c स्ट्रिक्टली लेस देन 1। अगर ऐसा कुछ होता है तो इस टाइप की सीक्वेंस को हम कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंसेस बोलते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इस चीज के अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कोशी सीक्वेंस पढ़ लिया है और कन्वर्जेंट सीक्वेंस आपको समझ में आ गई है कि सीक्वेंस की कन्वर्जेंस कैसे देखते हैं, कोशी सीक्वेंस आपको कैसे देखते हैं, तो ये चीज आपको नहीं भी पता होगी डेफिनेशन तब भी आप ले जाएंगे क्वेश्चन को। बस एक कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस इसकी डेफिनेशन है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये सीक्वेंस कोशी होती है। कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंसेस आर कोशी एंड हेंस कन्वर्जेंट। और इन पर्टिकुलर इनका एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, बट उस चीज में अभी जाने की जरूरत नहीं है, वो हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, ये हमारी एक सिंपल सी डेफिनेशन है। अभी कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस क्या होती है, नाम से पता चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है कि कंप्रेशन, आप कंप्रेशन समझते हैं, अगर किसी ने फिजिक्स 9th-10th की पढ़ी हो, कंप्रेशन की चीजें दबाव में आ रही है, चीजों को आप कंप्रेस कर रहे हैं दोनों साइड से, तो चीजों को अगर मैं कंप्रेस करता हूं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होता जाता है। ठीक है, तो यही चीज हमें यहाँ पे लिखनी है कि चीजों को हम कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेस करने का क्या मतलब है, यहाँ पे दो टर्म थी और यहाँ पे तीसरी टर्म, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, तो x3 माइनस x2 है वो c टाइम्स x2 माइनस x1 होगा। ये c यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है। ठीक है, अगेन स्ट्रिक्ट लेस देन 1 जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर c इज इक्वल टू 1 हो गया, इस रिमार्क का भी एक और रिमार्क लिख लेते हैं, c less than 1 is necessary
for contractive sequence. एग्जाम्पल ले लीजिए, एक्सन को n, ठीक है। आप जानते हैं एक्सन आपका इन्फिनिटी पे जा रहा है, कन्वर्जेंट नहीं है, कोशी भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप एक्सन प्लस वन माइनस एक्सन देखेंगे तो वो आएगा हमेशा n प्लस वन माइनस वन, जो आपका हमेशा वन रहेगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो आप यहाँ पे इन पर्टिकुलर लिख सकते हैं भी एक्सन प्लस वन माइनस एक्सन है वो लेस देन इक्वल टू एक्सन माइनस एक्स ऑफ n माइनस वन है, क्योंकि यहाँ पे मैं लेस देन इक्वल टू लिख रहा हूँ, ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन वाली टर्म के अंदर c लेस देन वन है जो, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए हम इस पूरे सेक्शन को वाइंड अप करते हैं एक सिंपल से एग्जांपल के साथ, क्योंकि अभी तक हमने ये कोई एग्जांपल नहीं देखा कि भी कोशी क्यों इंपॉर्टेंट है पढ़ना, ठीक है। तो उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हाउ कोशी सीक्वेंस कैन हेल्प। ठीक है, x1 को ले लीजिए वन, x2 को ले लीजिए टू, और xn प्लस टू को लिख लीजिए या xn प्लस टू को xn प्लस वन प्लस xn अपॉन टू n बिलोंग्स टू n। मतलब क्या है, पहली टर्म वन है, दूसरी टू है, तीसरी वन और टू का मीन जो 3/2 है, चौथी 3/2 और टू का मीन जो आपका क्या हो जाएगा 7/2, फिर पांचवी टर्म 7/2 एंड 3/2 का मीन, ठीक है, जो आपका हो जाएगा 5/4। तो इस टाइप से आपको टर्म को लेके चलना है, ठीक है। तो वापस इसको देख लेते हैं। x1 मेरा वन है, x2 मेरा टू है, x3 मेरा 3/2 है, x4 मेरा कितना होगा 3/2 प्लस टू 7/4, x5 हो जाएगा मेरा 13/8 एंड सो ऑन, ठीक है। यानी कि 1 2 3/2 डिक्रीज हुआ, 7/4 इंक्रीज हुआ, 13/8 फिर डिक्रीज हुआ एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये सीक्वेंस देखिए, ये सीक्वेंस आपकी नॉट मोनोटोनिक, मोनोटोनिक तो है नहीं, ठीक है, बाउंडेड है, ऑफ कोर्स है, वन और टू के बीच में रहेगी, 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स, सॉरी 1 लेस देन इक्वल टू x1 लेस देन इक्वल टू 2, क्योंकि एवरेज है स्टार्टिंग से इन दोनों टर्म का, तो हमेशा इनके बीच में ही रहेगा। तो बेसिकली अगर मैं इसको रियल लाइन पे ड्रॉ करूं, अगर ये x1 है, यहाँ पे कहीं पे x2 लिखता हूं मैं 2, यहाँ पे कहीं पे मेरा x3 होगा 3/2, फिर इन दोनों के बीच में x4 होगा, फिर इन दोनों के बीच में x5 होगा, फिर यहाँ पे x6 x7 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। तो यानी कि हमेशा 1 और 2 के बीच में ही रहेंगे। तो बाउंडेड है, मोनोटोनिक नहीं है। अब बाउंडेड है, मोनोटोनिक नहीं है, तो आप मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम तो लगा नहीं सकते कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगी। लेकिन आप जानते हैं कि सीक्वेंस बेसिकली कहां जा रही है, भी 1 और 2 के बीच में ही रह रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। और धीरे 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 करके इनका जो गैप है वो बहुत कम होता जा रहा है। तो अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं, तो आप कैसे प्रूव करेंगे? बहुत आसान है, मोड ऑफ एक्सन प्लस वन माइनस एक्सन देख लीजिए एक बार। अगर आपने ये चीज ऑब्जर्व कर ली तो आपका काम खत्म। एक्सन प्लस वन माइनस एक्सन, इसको आप देखेंगे तो क्या आएगा, एक्सन प्लस एक्स ऑफ एन माइनस वन अपॉन टू माइनस ऑफ एक्सन, ये आ गया आपका एक्सन माइनस वन अपॉन एक्सन अपॉन टू। या फिर इसको मैं लिख सकता हूं एक्सन माइनस एक्स ऑफ एन माइनस वन अपॉन टू। समझ रहे हैं कि ये क्या चीज होगी? अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ एक सेकंड के लिए, क्योंकि मैंने आपको कॉन्ट्रैक्टिव पढ़ा दिया है, इट इज लेस देन इक्वल टू 3/4 एक्स ऑफ एन माइनस वन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n।
सीक्वेंस क्या होगी आपकी? कॉन्ट्रैक्टिव। इसका मतलब क्या हुआ? कोशी। इसका मतलब क्या हुआ? कन्वर्जेंट। ठीक है, समझ में आया कि कितना सिंपल तरीके से आपने इस चीज को प्रूव कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर आपने कॉन्ट्रैक्टिव नहीं पढ़ा होता, सॉरी इसको हम रखते हैं यहाँ पे, व्हाट इफ वी आर नॉट अवेयर अबाउट कॉन्ट्रैक्टिव स्टफ, कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस को अगर हम नहीं जानते तो क्या हो जाएगा? तब एक बात देखिए, 1 2 गैप कितना है? 1। अगर 1/2 आ गया, सॉरी 3/2 आ गया, तो गैप कितना रहा? 1/2। यहाँ पे x2 माइनस x1 है, x2 माइनस x1 का है 1, x3 माइनस x2 1/2, x4 माइनस x3 आपने अभी प्रूव किया 1/2, x3 माइनस x2 होगा वो 1/2 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि जो x ऑफ n प्लस 1 माइनस एक्स एन है, देखिए यहाँ पे 4 था तो 2 का स्क्वायर है, 3 था तो 2 की पावर 1 था, तो अगर n प्लस 1 है तो ये क्या आ जाएगा? 2 की पावर n माइनस 1। यानी कि xn प्लस 1 और xn के बीच का जो गैप है वो कितना हो गया? 1 में 2 की पावर n माइनस 1। ये बात समझ में आ रही है? वापिस देख लीजिए, हम जानते हैं कि x2 माइनस x1 1 है, और आपने अभी प्रूव किया था कि x1 प्लस 1 माइनस xn 1/2 टाइम्स xn माइनस x ऑफ n माइनस 1 होता है। तो अगर मुझे x2 माइनस x3 माइनस x2 चाहिए तो हाफ ऑफ x2 माइनस x1 कर दीजिए, वो आ गया 1/2। सिमिलरली अगर मुझे x4 माइनस x3 चाहिए तो हाफ ऑफ x3 माइनस x2 कर दीजिए, वो आ गया 1/2 स्क्वायर। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो अगर ऐसे मुझे x ऑफ n प्लस 1 माइनस xn चाहिए तो वो आ जाएगा 1/2 की पावर n माइनस 1। अब आइए यहाँ पे मोड ऑफ xm माइनस xn, क्योंकि डेफिनेशन में मुझे क्या चाहिए होता है? इन ऑर्डर टू प्रूव Cauchy for given epsilon positive, we need to find distance between xm and xn for m and n large, कि m और n को अगर लार्ज मान ले तो लार्ज इनफ m और n के लिए xm और xn का डिफरेंस चाहिए। मान लीजिए m ग्रेटर देन n है, दोनों में से कोई एक तो बड़ा हो गई, मान लेते हैं m n से बड़ा है। तो xm माइनस xn मेरा कैसे लिखूंगा मैं? xm माइनस x ऑफ m माइनस 1 प्लस x ऑफ m माइनस 1 माइनस xn, इसको लिख सकते हैं आप xm माइनस x ऑफ m माइनस 1 x ऑफ m माइनस 1 माइनस x ऑफ m माइनस 2 प्लस x ऑफ m माइनस 2 माइनस xn। मतलब m माइनस 1 किया m माइनस 2 किया, कहां तक जाएंगे आप? n प्लस 1 तक जाइए। xm माइनस x ऑफ m माइनस 1 x ऑफ m माइनस 1 माइनस x ऑफ m माइनस 2, ऐसे ही आप लास्ट टर्म आ जाएगी आपकी कहीं ना कहीं, ये x ऑफ n प्लस 1 माइनस xn बन जाएगा। अब यहाँ पे आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा दीजिए, ये छोटा हो गया xm माइनस x ऑफ m माइनस 1, xm माइनस 1 माइनस x ऑफ m माइनस 2, xn प्लस 1 माइनस ऑफ xn। देखिए ये वाला प्रूफ मैं क्यों करा रहा हूँ, अगर आपको ये प्रूफ समझ में आ गया तो कॉन्ट्रैक्टिव वाला आप प्रूफ खुद लिख लेंगे, जो मैंने केवल एक नोट की तरह रख दिया था कि कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंसेस होती है, वो भी इसी टाइप से चलेगा कि कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस कोशी क्यों होती है। ठीक है, सेम प्रूफ चलेगा, बस वहां पे सी आ जाएगा। यहां तक समझ में आया कि यहां तक तो सेम ही रहेगा, xm माइनस xn यहां तक सेम रहेगा।
अब इसकी हमारे पास इन पर्टिकुलर वैल्यू पड़ी है, ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/2 की पावर m माइनस 2, क्योंकि हमने देखा था कि x ऑफ n प्लस 1 माइनस xn था और 1/2 की पावर n माइनस 1 था। तो xm माइनस xn क्या हो जाएगा मेरा 1/2 की पावर m माइनस 2 प्लस 1/2 की पावर m माइनस 3 प्लस एंड सोन, कहीं ना कहीं जाके ये ऐसी टर्म और बन जाएगी। ठीक है, 1/2 की पावर n माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस एंड सोन 1/2 की पावर m माइनस n माइनस 1। ठीक है, बस 1/2 की पावर n माइनस 1 कॉमन लिया। जीपी विथ कॉमन रेशो 1/2, हेंस फाइनाइट, इसका सम हमेशा 2 से छोटा होता है। ठीक है, ये जो सम है ये हमेशा 2 से छोटा होता है, सम ऑफ जीपी। ये आ गया 1/2 की पावर n माइनस 2। इसका क्या मतलब हुआ, मोड ऑफ xm माइनस xn है वो हमेशा 1/2 की पावर n माइनस 2 से छोटा ही होगा फॉर ऑल m ग्रेटर देन n। अगर m n से बड़ा आपने कोई भी टर्म ले ली, कितनी भी बड़ी टर्म ले लो, xm और xn के बीच का जो गैप है वो हमेशा 1/2 की पावर n माइनस 2 से छोटा ही होगा। ये आपकी एप्सिलॉन से छोटी हो जाएगी बाय आर्किमिडियन। दिस इंप्लाइज xn is Cauchy. This implies xn is convergent. आई होप चीजें थोड़ी सी क्लियर हुई हो। एक सीक्वेंस थी, x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 2, बाकी टर्म उनकी मीन टर्म से आ रही थी। हमें प्रूव करना था कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं है। हमने सबसे पहले कोशिश की कि मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम में लगा के देख लूं, क्योंकि ये चीज मैंने आपको बताई थी, जैसे ही आपको रिकर्सिव सीक्वेंस मिलती है आप मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम लगाइए और आपका काम कीजिए। ठीक है, रिकर्सिव सीक्वेंस में आपने मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम लगाने की कोशिश की, बट सीक्वेंस ही वो मोनोटोनिक ही नहीं थी। अब जो सीक्वेंस ही मोनोटोनिक नहीं है उसमें मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम तो लग ही नहीं सकती। तो इस वजह से हम आगे कोशी के पास मदद मांगने, भैया कोशी हमारी मदद करो। कोशी क्या कहता है कि आप प्रूव कर दीजिए कि ये सीक्वेंस कोशी है तो कन्वर्जेंट हो जाएगी, या प्रूव कर दीजिए कोशी नहीं है तो डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो हम आए ठीक है अभी कोशी प्रूव करेंगे। कोशी प्रूव करने के लिए हमने दो टर्म का डिफरेंस ले लिया सबसे पहले कि xn प्लस 1 माइनस xn। ठीक है, वो हमने देखा 1/2 टाइम्स होता है xn माइनस x ऑफ n माइनस 1। तो यहां से हमें एक चीज अच्छी पता चली जो हमने कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था कि ये तो कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस बन गई। कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस कोशी होती ही है, कोशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती ही है। तो यहां से हमारा आ गया था कि सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट है। लेकिन फिर हमने कहा कि हो सकता है किसी बच्चे ने कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस ना पढ़ा हो, रिजल्ट भूल गया हो, तो हमने बेसिकली प्रूव ही कर दिया कि सीक्वेंस कॉन्ट्रैक्टिव छोड़ दो, हम कोशी ही प्रूव करेंगे। हम इसी पे आ गए। तो कोशी प्रूव करेंगे तो हमें क्या चाहिए था, दो टर्म का डिफरेंस। एप्सिलॉन को कुछ फिक्स नंबर रखा, एप्सिलॉन को फिक्स नंबर रखा और xm माइनस xn हमने करके देख लिया। xm माइनस xn के लिए अब xm और xn को मैं नहीं जानता हूं, भाई m क्या है n क्या है ये मुझे नहीं पता है, कैसे दिखते हैं ये भी नहीं पता है, टर्म्स भी इन जनरल नहीं पता है। लेकिन दो कंसेक्यूटिव टर्म xm माइनस x ऑफ m माइनस 1 इसको मैं जानता हूं समवेयर, xn प्लस 1 माइनस xn को जानता हूं, n को रिप्लेस कर दो, तो दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो मैं जानता हूं। कैसे जानता हूं, हमने अभी पीछे दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस यहाँ पे लिखा था। ठीक है, वही चीज हमने यहाँ पे यूज कर ली। तो दो कंसेक्यूटिव टर्म में इसको तोड़ लिया, तोड़ते गए n तक हम इसको तोड़ते गए, xm माइनस 2 एंड सोन xn प्लस 1 माइनस xn। उसके बाद हमने क्या लगा दी, अगेन ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा के क्या हो गया, ये डिफरेंस हो गया दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का। दो कंसेक्यूटिव टर्म के डिफरेंस की वैल्यू मुझे पता है, वो मैंने यहाँ पे लिख दी 1/2 की पावर m माइनस 2, 1/2 की पावर m माइनस 3 एंड सो ऑन। ठीक है,
इसमें से सबसे छोटी टर्म क्या थी, n-1 वाली, 1/2 की पावर n-1 कॉमन ले लिया, बाकी टर्म बच गई। बाकी टर्म को ऑब्जर्व किया तो वो एक जीपी है, ठीक है, जो जिसका कॉमन रेशो 1/2 है। कोई भी जीपी जिसका कॉमन रेशो 1 से छोटा होता है वो कन्वर्जेंट होती है, ठीक है, उसका समेशन एग्जिस्ट करता है बेसिकली। एनी जीपी हुज कॉमन रेशो इज लेस देन 1, वो उस जीपी का जो सम है वो एक फिक्स्ड क्वांटिटी होता है, 1 भाई कुछ फिक्स्ड नंबर होता है। इस जीपी का इन पर्टिकुलर जो सम है वो 2 से हमेशा छोटा होता है, ये आप वेरीफाई कर सकते हैं, ये आपका 8th क्लास का मैथमेटिक्स है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। सम ऑफ जीपी सम ऑफ एपी ये आपने 7th 8th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहां से मुझे पता चला कि जो दो टर्म है एक्सएम और एक्सएन, उनके जो बीच का गैप है वो कभी भी 1/2 की पावर n-2 से बड़ा नहीं हो सकता। अब ये चीज आप एप्सिलॉन से छोटी कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी आपको इस चीज का हक देता है कि कोई भी रियल नंबर आप इसे निकाल सकते हैं। तो आपने वहां से ये चीज प्रूव कर दी कि जो एक्सएन है वो कोशी है, एक्सएन कोशी होती है, आपको क्या पता चल गया, एक्सएन कन्वर्जेंट है। ये दो चीज जैसे आपको पता चली, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर है। तो आज के लेक्चर में हमने किस चीज के बारे में बात की, आज के लेक्चर में बस हमने कोशी सीक्वेंस के बारे में बात की है, इसकी हमने डेफिनेशन देखी, फिर हमने कहा कि कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ कोशी, और एक हमने स्पेशल सीक्वेंस के बारे में बात की, कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंसेस के, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस के बारे में हमने एक और बात की, क्लियर है यहां तक। चलिए इसी के साथ जो सीक्वेंस का टॉपिक था रियल एनालिसिस में वो खत्म हो चुका है। अगर आपने हमारे सारे लेक्चर देखे और आपको लगता है कोई टॉपिक मुझसे गलती से मिस हो गया है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में उस चीज को बता सकते हैं, हम जरूर उस चीज को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर गलती से कोई टॉपिक बच गया है तो सीक्वेंस टॉपिक का, सीरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, फंक्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, इन लेक्चर्स की पीडीएफ पा सकते हैं, और भी अगर आपको कोई सजेशन चाहिए, कोई रिव्यूज देने हैं या रिव्यूज देना चाहते हैं आप हमारे लेक्चर्स के बारे में, तो भी आपका बहुत बहुत वेलकम है। और प्लीज इन लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।